हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं 10वीं क्लास का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी विद्यार्थी 10वीं क्लास में प्रवेश किए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। तो आज जो हमारा पहला क्लास होगा वो होगा ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किस प्रसिद्ध भूगोलविद का उल्लेखनीय कथन है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जिम्मरमैन, तीसरा है इरेटोस्थनीज और चौथा है हिकेटियस। किस विद्वान ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कहना था। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा जिम्मरमैन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किस महान दार्शनिक का विचार है। जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। किसका कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसका विचार था। तो यह विचार था महात्मा गांधी का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत कब की थी। 1974 में, 1968 में, 1992 में और 1987 में। जिसको भी ठीक से क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया होगा पुनः सुनेंगे। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत कब की थी। 1974 में, 1968 में, 1992 में और 1987 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1968 में। कब किया था, 1968 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन के संरक्षण हेतु इसकी वकालत सर्वप्रथम कब और कहां हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क 1997, क्लब ऑफ रोम 1968, रियो डी जेनेरो 1992 और जोहान्सबर्ग 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क 1997, क्लब ऑफ रोम 1968, रियो डी जेनेरो 1992 और जोहान्सबर्ग 2002। तो कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील शहर में 1992 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है रोम 1968, ऑप्शन नंबर सी है रियो डी जेनेरो ब्राजील, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और न्यूयॉर्क 1997 में द्वितीय। और क्लब ऑफ रोम 1968 में प्रथम क्या किए थे, संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किए थे, सम्मेलन हुआ था। यानी संसाधन के संरक्षण हेतु प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क 1997, ऑप्शन नंबर बी है क्लब ऑफ रोम 1968, ऑप्शन नंबर सी है रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 और ऑप्शन नंबर डी है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क
1997। ठीक है, चलिए 1968 में क्या हुआ था? 1968 में पहली बार संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। कब? 1968 में। चलिए रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। किस शहर में? रियो डी जेनेरो में। और किस देश में? ब्राजील में। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रटलैंड आयोग द्वारा संसाधन संरक्षण हेतु प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1987, ऑप्शन नंबर बी है 1968, ऑप्शन नंबर सी है 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। चलिए 1968 में क्या हुआ था? क्लब ऑफ रोम क्लब ऑफ रोम क्या किए थे? संसाधन संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किया था। क्लब ऑफ रोम संसाधन के संसाधन संरक्षण हेतु पहला पहला क्या किए थे? सम्मेलन किए थे। 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन को बाद में किस नाम से जाना गया? यानी 1987 में जो ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था, इसे बाद में किस नाम से जाना गया? ऑप्शन नंबर ए है हमारा साझा भविष्य, ऑप्शन नंबर बी है सतत विकास की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी है विश्व शिखर सम्मेलन और ऑप्शन नंबर डी है क्लब ऑफ रोम। तो चलिए एक एक करके जानते हैं चारों के बारे में। क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? 1968 में। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और ब्रटलैंड आयोग द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था प्रतिवेदन, बाद में इसे किस नाम से जाना गया? हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? पहला ऑप्शन है सोमेश्वर द्वारा, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर द्वारा। और महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय पुस्तक है कौन सा? महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय पुस्तक कौन सा है? इसका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है? मतलब यहाँ क्या है? जल संसाधन की बहुत ही कमी है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। किस किस राज्य में कमी है जल संसाधन की? चलिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान में क्या है? जल संसाधन की कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार किस खनिज संसाधन में धनी है? यानी बिहार राज्य में जो है कौन सा खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है? पहला है चूना पत्थर एवं पाइराइट, दूसरा है कोयला, तीसरा है सोना और चौथा है पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चूना पत्थर एवं पाइराइट। जबकि कोयला में कौन है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी कोयला जो है अधिक मात्रा में किस राज्य में है? कोयला में कौन राज्य आगे है? झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? चलिए सबसे पहले जैव संसाधन के बारे में जानते हैं कि जैव संसाधन है क्या। चलिए जैव संसाधन देखिए ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें क्या होती है, जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे वो मान लीजिए मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य यानी मछली, पशुधन, पेड़ पौधा और अन्य प्राणी जिसमें क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो चलिए इनमें से जैव संसाधन का उदाहरण बताइएगा। पहला है चूना पत्थर एवं पाइराइट, ये क्या है, निर्जीव है। दूसरा है कोयला, कोयला भी निर्जीव है। वनस्पति क्या है, जैव है, यानी वनस्पति में क्या है, जीव है, क्योंकि पेड़ पौधा वनस्पति में आता है। तो इसलिए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैव संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसमें क्या हो, जीव हो या जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता हो। जैसे में मनुष्य हो गया, जंगल हो गया, मछली हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर आप लोग से पूछा जाता है कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। कौन कौन है? तो चलिए पहला ऑप्शन है जैव और अजैव, दूसरा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तीसरा है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, चौथा है संभाव्य और विकसित। तो उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति मतलब समझते हैं जिसका क्या होता है, जन्म होता है, यानी जो जो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, जैव और अजैव। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। अभी हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन का परिभाषा क्या होगा, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है और इनमें क्या होते हैं, सभी सजीव के गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और अजैव में क्या होता है कि जितना भी निर्जीव वस्तु है, यानी निर्जीव वस्तु के समूह को क्या बोला जाता है, अजैव संसाधन बोला जाता है। जैसे चट्टान, धातु, खनिज हो गया। चलिए इतना काफी है। उसके बाद है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता मतलब समझते हैं, उपयोग के आधार पर, यानी हम किस किस प्रकार से क्या करते हैं, उपयोग लाते हैं, उसके आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन है जैव और अजैव, दूसरा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तीसरा है व्यक्तिगत व्यक्तिगत या सामुदायिक, और चौथा है भंडारित और संचित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब समझते हैं, यानी मालिकाना अधिकार के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो चार प्रकार होते हैं, कौन कौन, चलिए जानते हैं आगे। पहला है जैव और अजैव, दूसरा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलिए चारों ऑप्शन को क्या करते हैं हम लोग, चारों ऑप्शन को रिलेट करते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसके आधार पर है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर। व्यक्तिगत और सामुदायिक ये क्या हो जाएंगे, मतलब व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हो जाएंगे स्वामित्व के आधार पर, यानी जिसका कोई ना कोई क्या होते हैं, मालिक होते हैं, यानी स्वामित्व के आधार पर। और चौथा है संभाव्य, विकसित और भंडारित और संचित, ये हो जाएंगे विकास की स्थिति के आधार पर, यानी विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब होता है निजी, निजी में भी क्या होते हैं, निजी चीज का भी कोई ना कोई क्या होते हैं, मालिक होते हैं। सामुदायिक जिसमें क्या करते हैं, हम सभी मिलकर के जिसका उपयोग कर सकते हैं, सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय यानी देश के अंदर जितना भी संसाधन होगा क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय यानी देश के सीमा के बाहर, जिस पर क्या होगा, किसी मतलब पर्सनल, मतलब किसी अपने देश का या किसी पर्सनल देश का क्या होगा, उस पर हक नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वो मतलब कैसा संसाधन कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है जैव और अजैव। जैव और अजैव को किसकी उपस्थिति, जैव और अजैव को किसकी उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है? तो इसको जो है उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। इसको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय उपयोग के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय या किस आधार पर? स्वामित्व यानी मालिकाना अधिकार के आधार पर, स्वामित्व। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। संभाव्य मतलब संभव है कि आगे हो सकता है। विकसित मतलब क्या? अभी पूर्ण रूप से विकास इसका नहीं हुआ, हो सकता है कि आगे हो जाए। भंडार, भंडार मतलब क्या? जो जमा है। और संचित यानी भंडार का बचा हुआ भाग, जो मतलब जो अभी क्या है, भंडार के रूप में है या संचित है या जमा है, जिसका उपयोग अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत, नवीकृत मतलब क्या? पुनः बनाया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कहलाता है। जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। चलिए एक एक करके जानते हैं चारों के बारे में। चलिए पहला है जैव संसाधन। पहला क्या है? जैव संसाधन, जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है। जैव मंडल से प्राप्त होने वाले, जैव मंडल से, जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है? जीव होता है। जिसमें क्या होगा? जीव होगा, जैव संसाधन कहलाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसका उपयोग एक बार करने पर क्या होता है? वो समाप्त हो जाता है या पुनः इसका निर्माण नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय कहलाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। और नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी न किसी तरह से, या ऐसे कह सकते हैं वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत मतलब फिर से नया बनाया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, या जंगल हो गया। इन्हें क्या कर सकते हैं हम? फिर से उगा सकते हैं। जंगल मान लीजिए हम लोग काट लेते हैं, फिर से क्या कर सकते हैं? इसको उगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में, यानी जिसका विकास होने में या जिसको बनने में अधिक समय लगता हो या लंबा समय लगता हो, लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी इसको बनने में क्या होता है? बहुत मेहनत लगता है या बहुत समय लगता है, या जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, या साधारण रूप में नहीं बनता है। जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा वह एक बार प्रयोग होने के साथ ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर बी है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत संसाधन, और ऑप्शन नंबर डी है नवीकरणीय संसाधन। हम लोग जानते हैं, चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है जैव संसाधन, जिसमें क्या होगा? जीव होगा, जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होगा। अनवीकरणीय संसाधन, जिसका प्रयोग हम एक बार करेंगे और क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, जिसको हम किसी भी ये रासायनिक, भौतिक या किसी अन्य क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन, इसी को क्या बोलते हैं? निजी संसाधन, जिस पर क्या होता है? किसी खास आदमी का मतलब अधिकार होता है। नवीकरणीय संसाधन हो गया, जिसको क्या कर सकते हैं हम? किसी न किसी यांत्रिक विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या इसको चक्रीय संसाधन भी कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन या सतत संसाधन या जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका कलर चेंज करते हैं और राइट आंसर लगाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी जिसका जिस जिस संसाधन पर किस खास व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, या ऐसा संसाधन जिस पर क्या हो? किसी एक व्यक्ति का या किसी खास व्यक्ति का हक हो।
चलिए, ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं, इसे कहा जाता है। लगान मतलब टैक्स देते हैं, जैसे हम लोग जमीन का टैक्स देते हैं ना, घर का देते हैं, या अन्य जायदाद या अन्य जायदाद जो होता है उसका भी देते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन, या निजी संसाधन भी कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव कोष्ट में है कि 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक डैश संसाधन है। पहला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है नवीकरणीय संसाधन। चलिए एक एक करके चारों के बारे में जानते हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है पहला? पहला अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कौन करती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। और ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ कौन कर सकता है? अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की समिति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी किसकी सहमति से? अंतरराष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। तो क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन किसी खास समुदाय का आधिपत्य में होता है, मतलब उस पर जो अधिकार होता है किसी खास समुदाय का होता है, जिसका उपयोग कौन कर सकते हैं? समूह के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। और है अगला है राष्ट्रीय संसाधन। और राष्ट्रीय संसाधन यानी देश के अंदर जितना भी संसाधन उपलब्ध है क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। या इसका दूसरा परिभाषा है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव, यानी जो समुद्र के अंदर जीव है, क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और नवीकरणीय संसाधन के बारे में आप लोग जानते हैं, ऐसा संसाधन जिसको क्या कर सकते हैं? रासायनिक, भौतिक या अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसे सतत या प्रवाह संसाधन के रूप में भी बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है और जिस संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से, यानी किसकी सहमति से? अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहमति से। सहमति मतलब क्या? जब वो आदेश देंगे, यानी सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है, कहलाता है। पहला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा है सामुदायिक संसाधन और चौथा है संभावित संसाधन। देखिए, अब संभावित संसाधन किसको कहते हैं? चलिए एक एक करके जानते हैं चारों के बारे में। सॉरी, चलिए इसमें है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन ऐसा संसाधन कहलाता है, मतलब ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, मतलब हर क्षेत्र में मौजूद नहीं होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की, यानी जिसका उपयोग हम कर सकते हैं या जिसे उपयोग में लाए जाने की क्या है? संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का क्या हो गया? खनिज हो गया, यानी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन अभी इसका प्रयोग या उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, जिसका उत्खनन करने में, यानी जिसको निकालने में अधिक गहराई होने के कारण क्या है? दुर्गम और महंगा है, जिसको निकालने में काफी क्या होता है? खर्चा होता है। क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन किसी खास समुदाय का आधिपत्य में होता है। होता है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो रहा है बोलने के चलते। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे, यानी ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सभी क्वेश्चन क्या किया है? विस्तार से बता ही दिया है। इसके आगे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे संसाधन जो भंडार संसाधन के अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी, यह क्या है? भविष्य की पूंजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी है संचित संसाधन और ऑप्शन नंबर डी है संभावित संसाधन। चलिए सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं।
केवल इसके बारे में नहीं जाने हैं, संचित संसाधन के बारे में, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए देखिए, संचित संसाधन देखिए वास्तव में यह संसाधन जो होता है भंडार संसाधन का ये क्या है, अंश है, यानी उसी का हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी जो बच गया है ना, अगर उसके लायक तकनीक मिलेगा या मशीन मिलेगा तो उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग तत्काल यानी अभी वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की क्या है, पूंजी है, मतलब एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अगर जिसका जब इसका उपयोग करने का मन होगा तो कर सकते हैं। यानी जब इसके लायक क्या होगा, मशीन या तकनीक उपलब्ध होगा तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है या डैश कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। इसका सटीक आंसर क्या होगा, संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी यानी कोई भी संसाधन है उसका क्या करना, विवेकपूर्ण, यानी उसको क्या करना, अच्छी तरीके से उसका उपयोग में करना या उपयोग में लाना, क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब ये क्या होता है, जो क्या करना, उसका उपयोग कम से कम करना, ताकि क्या हो सके, भविष्य के लिए उसको बचा के रखा जा सके। अगला प्रश्न है, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है, कहलाता है। यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ होगा भंडारित, यहाँ हो जाएगा भंडारित। चलिए, भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, भंडार संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भंडार। बाकी मैंने आप लोगों को तीनों के बारे में क्या कहा, इससे पहले बता दिया, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर, उपक्रम है, उपकरण नहीं है, ठीक है, उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है असम के डिगबोई में, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात के भुज में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात के कच्छ के रण में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला है एजेंडा 21, दूसरा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा है क्योटो सम्मेलन और चौथा है विश्व शिखर सम्मेलन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं चारों के बारे में। देखिए गला खराब हो रहा था लेकिन आप लोगों का जिद क्या कर रहा है, छोड़ नहीं रहा। चलिए, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था सबसे पहले 1772 में। कब हुआ था, 1772 में हुआ था। अरे जी, 1772 बक दीजिए, 1972 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1972। चलिए, क्योटो सम्मेलन कब हुआ, क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। कब हुआ था, या इसको दिसंबर 1997 लिख लीजिए, दिसंबर 1997 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कब हुआ था, 1997 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या था, चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो सम्मेलन। और क्योटो सम्मेलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन हाउस सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फॉन्ट चेंज करते हैं, दूसरा कलर में लेते हैं ताकि आप लोगों को आंसर पता चल सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योटो सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था, 1997 में, दिसंबर 1997 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए है 59 देश, ऑप्शन नंबर बी है 178 देश, ऑप्शन नंबर सी है 21 देश और ऑप्शन नंबर डी है 158 देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 देश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 178 देश किस चीज में भाग लिया था, 178 देश भाग नहीं लिया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें विकसित और विकासशील देश
लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। किस सम्मेलन में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने गैसों को जिम्मेदार माना गया था? यानी क्योटो सम्मेलन जो हुआ था दिसंबर 1997 में, उसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने देशों या सॉरी कितने गैसों को जिम्मेदार माना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 6 गैसों को क्या माना गया था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था, जिसमें CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, फ्लोरोकार्बन या सल्फर हेक्साक्लोराइड बोल सकते हैं। यानी 6 गो गैस को जिम्मेदार माना था, जिसमें देखिए जिसमें यूरोपीय संघ में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन था 8% संयुक्त राज्य अमेरिका से, 7% जापान से और 6% कहाँ से? सॉरी, अरे हाँ, 6% कहाँ से? जापान से। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न देशों से लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का बात हो रहा है, पहला में तो जानते हैं, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिया था? 178, विकसित और विकासशील दोनों मिला करके। यहाँ पूछ रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में जो है 2000 प्रतिनिधि क्या किए थे? भाग लिए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है +5 सम्मेलन, +10 सम्मेलन, +21 सम्मेलन या +2 सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कारण क्या है? तो कारण यह है दोस्तों कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 5 वर्ष बाद, यानी पहला सम्मेलन जो हुआ था सॉरी जून 1997 में जो न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए जो 5 वर्ष बाद क्या किया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था। इसलिए इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा गला खराब है, माफ कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, कहलाते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? जैव संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को डैश संसाधन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजैव संसाधन हो जाएगा, क्योंकि जिसमें क्या हो, जीव नहीं होगा तो क्या कहलाएंगे? अजैव कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो प्राकृतिक संसाधन में निर्धन है? निर्धन मतलब समझते हैं, जिस देश में क्या है? प्राकृतिक संसाधन की बहुत अधिक कमी है, या जो प्राकृतिक संसाधन में क्या है? गरीब है। पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जापान हो जाएगा। जापान एक ऐसा देश है जो क्या है? प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत निर्धन है, परंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से क्या है? बहुत ही अच्छा है, या सबल कह सकते हैं, या सबल है। ठीक है, यह देश जो है उपलब्ध सभी पदार्थों को क्या करता है? विवेकपूर्ण उपयोग करता है। इसलिए क्या है, यह अभी भी इसके पास क्या है? संसाधन या प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह क्या है? विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? पहला है 100 नॉटिकल मील, दूसरा है 200 नॉटिकल मील और तीसरा है 150 नॉटिकल मील और चौथा है 250 नॉटिकल मील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अब मान लीजिए अब डाकू है, डाकू क्या करेगा? मतलब संसाधन को ठीक से उपयोग करेगा? नहीं करेगा, उसको जो मिलेगा क्या करेगा? तहस नहस कर देगा। तो पहला है संसाधन संग्रहण से, संग्रहण मतलब क्या? डाकू क्या करेगा? संसाधन को जमा करेगा। अगर उसके पास इतना बुद्धि होता तो वो डाकू बनता ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है सॉरी अगला ऑप्शन है, संसाधन के अनियोजित विध्वंस से। अनियोजित मतलब समझते हैं, मतलब जिसको अपना लोग देहाती भाषा में बोलते हैं जय पतार, बोलते हैं ना कि जय पतार, वही वह संसाधन के अनियोजित मतलब नियोजन तरीका से नहीं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, यानी भविष्य के बारे में नहीं सोच करके। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट समय में गला खराब हो गया है। चलिए अब चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है मेघा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन नंबर डी है हेमवती नंदन बहुगुणा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न खत्म हो गया। चलिए एक और बात जान लेते हैं, अगला प्रश्न खत्म हो गया तो क्या हो गया। अच्छा, इसका जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम खुद लिख लेंगे पेन से। किसकी मजाल। चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि नर्मदा नर्मदा सॉरी 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 बच गया। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित थे, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित व्यक्ति है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक होगा, रुक जाइए तो, अच्छा रुक जाइए, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए दो, रुक जाइए, ये क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघा पाटेकर। मैंने आप लोगों को बोला था ऑप्शन कमेंट में बताने के लिए, फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा कृषि, और कृषि टॉपिक क्या होगा हमारा, लंबा चलेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मतलब 2026 का जो 10th का एग्जाम हो उसमें हम अच्छे नंबर से पास करें, तो जरूर क्लास को देखिए, क्योंकि हम इसमें आप लोगों को हर मतलब हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए हमारा क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते मिलते हैं अगले एपिसोड में।